बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा। समझा करो बात को भाई साहब, घंटी दबा दो। हम लोग दोस्त हैं ना भाई, तो घंटी दबा दो। ये तो आप जानते हैं कि गौरव खन्ना और आकांक्षा का डिवोर्स हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं। ये भी आप जानते हैं, आकांक्षा ने कंफर्म किया है कि वो शादी से पहले लेस्बियन थी, और गौरव को ये सब कुछ अच्छी तरह पता था। इसके बावजूद भी उसने उससे शादी की थी। और आकांक्षा ने शो में बाकी लोगों से ये भी कहा है कि उसको एक बड़ी हीरोइन बनना है, उसका सपना है बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन बनना। दूसरी तरफ गौरव ने मीडिया के सामने कहा कि वो मेरी पत्नी थी, नो प्रॉब्लम अगर हमारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन मैं जिंदगी भर उसको सपोर्ट करूंगा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं बेशर्मी तेरा आसरा। शो के अंदर एक हाथी का छोटा बच्चा भी है जिसका नाम है राम कपूर। इतनी सड़ी हुई शक्ल है इसकी कि इसको कोई काम नहीं देता भाई साहब। दिन रात धक्के खाता फिरता रहता है, कभी इस निर्माता के ऑफिस, कभी उस निर्माता के ऑफिस, कहीं इसको कोई काम नहीं मिलता। एकता कुछ ना कुछ इसको काम देती रहती है, उसी की वजह से इसका घर चलता रहता है। लेकिन आकांक्षा को ऐसा लगता है कि राम कपूर बहुत बड़ा सुपरस्टार है और शायद बॉलीवुड को वही चला रहा है। तो आकांक्षा ने इस हाथी के छोटे बच्चे से कहा कि देखो, इस शो से बाहर निकलने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बॉलीवुड में काम करने के लिए, मुझे बॉलीवुड में बड़ी एक्ट्रेस बनना है। हाथी के छोटे बच्चे राम कपूर ने फौरन ही रिप्लाई किया कि दिक्कत ही कोई नहीं, बस आप मुझसे मिलने आ जाना, मैं अपनी पूरी टीम आपके पीछे खड़ी कर दूंगा, मेरी पूरी टीम आपका साथ देगी, आपको प्रमोट करेगी, आपको बहुत बड़ी एक्ट्रेस बना देगी। I'm going to be living separate, not under my for your husband, life. alone for my thing. So I have to set my base completely. So I will come to you for all my. You can come to me for anything at all. हाँ. I will put my whole team behind you. आपको इंडस्ट्री पता है, इंडस्ट्री में पीपल डोंट टेक एज वेरी काइंडली। एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ऊपर वाले ने मुझे किस गोले पे भेज दिया जहां ऐसे चूतिया भी रहते हैं, आप अंदाजा लगाइए। अरे भाई साहब, बॉलीवुड वाले तुझे ही नहीं पहचानते, बॉलीवुड वाले तुझे ही काम नहीं देते, तू ही दिन रात धक्के खाता फिरता है, निर्माताओं से काम मांगता फिरता है, निर्माता तेरे को काम नहीं देते, और तू आकांक्षा का कैरियर बनाएगा, तू आकांक्षा को बहुत बड़ी हीरोइन बनाएगा, तू अपनी बीवी को बड़ी हीरोइन नहीं बना सका, तू खुद हीरो नहीं बन सका, तू आकांक्षा को बनाएगा। और लुखे, जिस टीम का तूने जिक्र किया है वो तेरी टीम क्या करती है? तुझे धोती है क्या रोज कपड़ों की तरह? शर्म तो तुझे फिर भी नहीं आती होगी। अबे तू कौन सी टीम की बात कर रहा है बेटा? तेरे घर में तो नौकर तक नहीं है, तेरे पास ड्राइवर तक नहीं है, कौन सी टीम लुखे? मतलब ऐसे ऐसे चूतिया भी हैं बॉलीवुड में। आप सोचिए, आप सोचिए वो आकांक्षा को कैसे सपने दिखा रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जैसे कि ये अक्षय कुमार है या अजय देवगन है, और शो से बाहर निकलते ही आकांक्षा को फौरन ही फिल्म दे देगा, आकांक्षा को फौरन ही हीरोइन बना देगा। तो मैं उन सभी स्ट्रगल करने वालों को आगाह करना चाहता हूं कि राम कपूर जैसे चूतिया बॉलीवुड में बहुत हैं, जो खुद बॉलीवुड में दिन रात धक्के खाते फिरते हैं, निर्माताओं के ऑफिस में जाकर काम मांगते फिरते हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता, लेकिन ये बाकी लोगों को ये बताते हैं कि ये बॉलीवुड चला रहे हैं, बॉलीवुड के मालिक यही हैं, और बॉलीवुड में किसी को भी स्टार बना सकते हैं। तो जब कहीं राम कपूर जैसा लुक्खा कोई आपको मिले जो आपको ये कहे कि वो आपको स्टार बना देगा, तो बस उससे सिर्फ इतना सा सवाल पूछ लेना कि भाई तू खुद निर्माताओं के ऑफिस में धक्के खाता फिरता है, तुझे खुद को काम नहीं मिलता, जब तुझे काम नहीं मिलता तो तू मुझे कैसे काम दिला देगा, मुझे कैसे स्टार बना देगा? और आकांक्षा को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आकांक्षा के पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आकांक्षा तो लोखंडवाला में एक बहुत बड़ा मिठाई का शोरूम खुल चुकी है। तो जब उसका शोरूम खुल चुका है तो जाहिर सी बात है उसको काम की कमी हो ही नहीं सकती। उसका काम आने वाले वक्त में उसका शोरूम जबरदस्त चलेगा और उसको काम भी खूब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महीनों पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि समय रैना और इलाहाबादिया दोनों मीठे हैं,
ये कई जगह ऐसी हरकत कर चुके हैं जिससे साबित होता है कि ये दोनों डबल ढोल की है, मीठे हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये दोनों एक और किसी पार्टी में गए थे और वहां भी ये दोनों लुक्खे वही हरकत कर रहे थे जो हरकत ये पहले कर चुके हैं। यानी कि मीडिया के सामने वहां भी इन्होंने ऐसी हरकत की जिससे साबित होता है कि ये दोनों डबल ढोल की है, मीठे हैं। और बस यही वजह है कि ये दोनों इतने बड़े बेशरम हैं, क्योंकि मीठे और डबल ढोलकी को शर्म नहीं होती किसी भी हाल में। देख लो बॉलीवुड में और भी कितने मीठे हैं, आयुष्मान खुराना, कपिल शर्मा, उनको भी बिल्कुल शर्म नहीं है और इन दोनों को भी शर्म नहीं है। SRK का बेटा आर्यन खान भी एक पार्टी में गया था और जब वहां से बाहर निकला तो देखिए किस तरह से बाहर निकला। देख लिया आपने, बड़ी मुश्किल से उसके सिक्योरिटी वाले उसको पकड़कर कार तक लेकर जा रहे थे। ये लड़का सही से चल भी नहीं पा रहा था और ये हरकत इसने मीडिया के सामने की, जबकि इसके ऊपर ऐसा सीरियस केस लग चुका है, ये 28 दिन जेल में रह चुका है। तो इसको ये होना चाहिए था कि भाई अगर वो ऐसी हालत में मीडिया के सामने आएगा तो फिर इसकी वो वीडियो वायरल होगी, दुनिया देखेगी और फिर दुनिया कहेगी कि जो इस पर केस हुआ था, जो इस पर इल्जाम लगा था, शायद वो सच ही था। अभी तक इस लौंडे की एक वेब सीरीज आई है जिसका इसने डायरेक्शन किया था और इसके फादर SRK की वजह से वो वेब सीरीज चल गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस भाई ने तीर मार दिया हो, बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया हो या बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया हो कि ये कुछ भी करेगा। इसको अगर अपने बारे में नहीं सोचना तो कम से कम अपने फादर की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए, जो इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। आर्यन खान को ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जैसी हरकत उसने यहां की है, और वो भी मीडिया के सामने की है। और ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लोग इस वीडियो को देखकर अलग अलग तरह की बातें बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आर्यन खान ने जो भी किया है वो एक बहुत ही घटिया हरकत थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आमिर खान के बेटे जुनैद खान के कई एक इंटरव्यू आप लोग देख चुके हो। आप लोग देख ही चुके हो कि कैसे वो पागलों की तरह हंसता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, कहीं भी पैदल चलने लगता है। और अब उसने एक और पॉडकास्ट किया है और उस पॉडकास्ट में भी पागलों की तरह हंस रहा है। समझ में ही नहीं आता कि ये हंस क्यों रहा है। डैड से रिलेशनशिप एडवाइस तो मैं कम लेता हूँ। That's why he keeps saying कि उसके बच्चे उसके सुनते ही नहीं है। इस पॉडकास्ट में इस बच्चे ने कहा है कि वो आमिर खान से कभी कोई सलाह नहीं लेता, और खास करके शादी के मामले में, क्योंकि शादी के मामले में आमिर खान बहुत बड़ा फेलियर है। आमिर खान 4 शादियां कर चुका है, अभी भी ये भरोसा नहीं है कि वो 5वीं शादी नहीं करेगा। हो सकता है 2, 4, 5 साल के बाद कहे कि मुझे एक और शादी करनी है। तो आमिर खान के बेटे ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा है कि वो आमिर खान से सलाह नहीं लेता बल्कि अपनी माँ से सलाह लेता है शादी के बारे में। और मेरे ख्याल में आमिर का बेटा बिल्कुल सही कर रहा है, उसने आमिर से इस मामले में सलाह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इस भाई को फिल्में भी नहीं करनी चाहिए, हीरो भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हीरो का इस लड़के में एक भी गुण नहीं है। ये जिंदगी में कभी हीरो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और आमिर खान ने भी अपने एक पॉडकास्ट में यही कहा है कि मैं अपने बेटे की हेल्प कभी नहीं करूंगा, मैं उससे कभी नहीं कहूंगा कि ये फिल्म करनी है, ये नहीं करनी है। मैं कभी किसी निर्माता से नहीं कहूंगा या डायरेक्टर से नहीं कहूंगा कि उसको कोई फिल्म दे दे, क्योंकि किसी वक्त में मैंने अपने भाई फैसल खान को हीरो बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे पूरी कोशिश करने के बावजूद भी, पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो हीरो नहीं बना था। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी कोई हीरो नहीं बना सकता। पब्लिक जिसको पसंद करती है वो हीरो है, जिसको पसंद नहीं करती वो हीरो नहीं है, वो जीरो है। फैसल को मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की थी जब उसने एक्टिंग में पहला कदम लिया। अनफॉर्चुनेटली पहली फिल्म नहीं चली उसकी, मदहोश। तो मैं बहुत फिक्रमंद था और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके करियर को सपोर्ट कर पाऊं। एक फिल्म भी मैंने उसके साथ की जिसका नाम था मेला, लेकिन मेरा पूरा जोर मैंने लगा दिया था कि मैं उसको हेल्प करूं। लेकिन मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता हूं कि यार मेरा सक्सेस उसको दे दो। और मेरे ख्याल में आमिर खान ने अपनी जिंदगी में पहली दफा ये सही बात की है। मैं आमिर खान की बात से पूरी तरह सहमत हूं। कोई भी किसी को सुपरस्टार नहीं बना सकता सिवाय पब्लिक के। अगर पब्लिक किसी एक्टर को पसंद करती है, वो अच्छा दिखता हो या खराब दिखता हो, तो वो एक्टर है। और जिसे पब्लिक पसंद नहीं करती वो कभी एक्टर बन नहीं सकता, यही सच है।
एक कोई टीवी एक्टर है रोहित चंदेल, इस लड़के पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगा है। इसको पॉक्सो के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक ऐसा केस है जिसमें सालों जमानत नहीं होती। रोहित सीरियल किया करता है और रोहित पर इल्जाम है कि इसी के सीरियल में एक नाबालिग लड़की भी काम करती है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इस लड़के ने उसको हरेस किया है, उसको मारा है, पीटा है और उसके साथ बहुत ही जुल्म किया है। और उसी लड़की के शिकायत करने के बाद मुंबई पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट किया है और यह केस बहुत ज्यादा सीरियस है। मुझे लगता है अब सालों तक ये लड़का जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। किसी भी आदमी को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं सभी लड़कों से कहूंगा कि ऐसी गलती कभी जिंदगी में मत करना। कोई ऐसा क्राइम मत करना जिससे आपको जेल में जाना पड़े और जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। कभी भी ऐसी घटिया हरकत बिल्कुल नहीं करना। एक बहुत बड़ी ड्रामा पत्रकार है जिसका नाम है रूबिका लियाकत। एक्चुअली ये 12वीं फेल है लेकिन इसके बावजूद भी ये पत्रकार बन गई है। पत्रकार कैसे बनी आप समझ ही गए होंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और किसी भी चैनल में हमेशा ये बड़ी पोस्ट पर ही रहती है। क्यों रहती होगी वो भी आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत होता है, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। लेकिन अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ रूबिका बोल नहीं सकती, जिसको क्रिटिसाइज रूबिका कर नहीं सकती। तो रूबिका ने प्रदूषण के फायदे गिनाए हैं। रूबिका ने कहा है कि प्रदूषण का होना जरूरी है। प्रदूषण होता है तो जो धूप है उसको थोड़ा सा रोक देता है। यूरोप में प्रदूषण नहीं है और यही वजह है कि वहां धूप बहुत ही कड़क होती है, लोगों को डायरेक्ट लगती है बताओ साले कैसे कैसे लुके क्या क्या सिखा रहे हैं लोगों को। मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। आप अंदाजा लगाइए, इसको जरा भी शर्म नहीं आई ये बताते हुए कि प्रदूषण के भी फायदे हैं। ये इस बात का सबूत है कि इसका ये मानना है कि जो जनता है वो बेवकूफ है, बिल्कुल पागल है। ये अनपढ़ गंवार जनता को जो भी बताएगी, जो भी सिखाएगी, जनता उस पर यकीन करेगी, जनता मानेगी कि हाँ इसने जो कहा है वो सच कहा है। और मुझे हैरानी है कि जनता ऐसे पत्रकारों के शो भी देखती है। मेरे ख्याल में जनता को इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। जनता को इसका शो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। एक शिल्पा शिंदे है जो बहुत बड़ी ड्रामा है, कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि न्यूज़ में बनी रहती है। कुछ दिनों पहले इसने कहा था कि इसने एक निर्माता को झूठे केस में फंसाया था। फिर कुछ दिनों पहले ही इसने ये भी कहा था कि मैंने मुंबई छोड़ दिया है, जहां इज्जत नहीं है वहां काम क्यों करना है, और यही वजह है कि अब मैं गांव में आ गई हूं, खेती बाड़ी कर रही हूं। लेकिन अब अचानक इसको शो में देखा गया है, उसी शो में जिसमें हाथी का बच्चा राम कुमार भी है। इसी शो में गौरव खन्ना की पत्नी भी है जिसका गौरव खन्ना से डिवोर्स हो गया है और जिसने लोखंडवाला में एक बहुत बड़ा मिठाई का शोरूम खोल दिया है। तो शिल्पा और 3-4 लड़कियां और बैठी थी और वो सब आकांक्षा को क्रिटिसाइज कर रही थी। वो कह रही थी कि गौरव खन्ना की किस्मत अच्छी है कि उसको इस लड़की ने डिवोर्स दे दिया है। उन लड़कियों का ऐसा मानना है कि आकांक्षा से तो किसी को भी शादी करनी ही नहीं चाहिए, ऊपर वाला करे कि किसी भी आदमी को ऐसी पत्नी ना मिले। गौरव खन्ना इज अ ब्लेस्ड मैन। या मैं बोलूं सही बात है, ही इज अ ब्लेस्ड मैन दैट उसका चुड़ैल से पीछा छूट गया। जो वो जीते थे बेचारे उस पे भी लाछन मार दी। ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे भाई। मेरे ख्याल में यहाँ आकांक्षा से ज्यादा गौरव की गलती है, लेकिन लड़कियां आकांक्षा को क्रिटिसाइज कर रही हैं क्योंकि लड़कियां सिर्फ लड़कियों को ही क्रिटिसाइज करती हैं। वो लड़कियां दूसरी लड़की को कभी भी कामयाब नहीं देखना चाहती लड़कियां लड़की को देखकर खूब जलती है, ये इस बात का सबूत है। राजपाल यादव को आप जानते ही हैं, इनका तिहाड़ जेल में आना जाना होता रहता है। अब से पहले भी तकरीबन 2-3 बार तिहाड़ जेल जा चुके हैं, तकरीबन 1 साल तक वहां रह चुके हैं। तो राजपाल भाई को जेल का फुल एक्सपीरियंस है। राजपाल भाई को जेल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कुछ महीनों पहले दिल्ली की एक अदालत ने राजपाल को जेल भेज दिया था। कुछ दिनों के बाद जमानत हो गई थी और ऐसा लगा था कि शायद अब राजपाल वो पैसे पे कर देगा जो केस चल रहा है, लेकिन भाई ने कसम खाई हुई है कि पैसे देने ही नहीं है। तो अब दिल्ली की अदालत ने फिर से इस भाई को 3 महीने की सजा दे दी है। दिल्ली की अदालत ने कहा है कि ये आदमी करप्ट है, इसको जेल में रखो कम से कम 3 महीने के लिए। 3 महीने तक इसकी जमानत नहीं होगी। कमाल यह है कि इसके बावजूद भी राजपाल का कहना यह है कि भले ही जेल में 3 नहीं 6 महीने रहूं, लेकिन पैसे नहीं दूंगा कमाल का आदमी है
इस भाई को तकरीबन 5 करोड़ रुपए देने हैं। इसका मानना यह है कि भले ही 1 साल जेल में रहना पड़े लेकिन पैसे तो नहीं दूंगा। और भाई साहब ऐसा नहीं कि वो एक केस ही है इसके ऊपर बहुत सारे केस है, बहुत लोगों के पैसे लेकर ये बैठा हुआ है। प्रकाश जाजू के 25 लाख रुपए हैं। एक भोजपुरी फिल्मों का एक्टर है सिकंदर खान, उसके तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए हैं। कहने का मतलब यह है कि राजपाल ने ना जाने कितने लोगों से पैसे लिए हुए हैं और लौटाता किसी के नहीं है। राजपाल का ऐसा मानना है कि ये जो पैसे हैं ये किसी के नहीं है, ये सरकार के पैसे हैं। ये आज मेरे हाथ में है, कल को किसी और के हाथ में है, कल को किसी और के हाथ में है। तो अगर कोई ये कहता है कि ये तो मेरे पैसे हैं, मुझे ही दिए जाने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। कमाल का आदमी है राजपाल। राजपाल भाई जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सही है भाई, आप जेल में ऐश करो, पैसे बिल्कुल मत देना। क्या कर रहे हो गुरुजी, कुछ तो मर्यादा रखिए राजपाल भाई। आप जानते ही हैं बॉलीवुड वाले अपने बच्चों को फिल्मों में लॉन्च करते ही रहते हैं। अब से पहले काफी लड़के लॉन्च हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। भाग्यश्री का बेटा फ्लॉप, डेविड धवन का बेटा फ्लॉप, अब्बास मस्तान का बेटा फ्लॉप, प्रोड्यूसर बावेजा का बेटा भी फ्लॉप, बोनी कपूर का बेटा भी फ्लॉप, राज बब्बर साहब के बेटे फ्लॉप, मिथुन दा के बेटे फ्लॉप, सन्नी देओल के बेटे फ्लॉप। एक हफ्ते के बाद एक फिल्म आ रही है जिसमें इंदर कुमार का बेटा हीरो है। वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है, यानी कि ये भी फ्लॉप। लेकिन कमाल ये है कि फिल्म वाले हार नहीं मान रहे हैं। बॉलीवुड वाले फिर भी अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। अब राजू हिरानी अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है। जरा इसके फोटो देखिए। इस लड़के के मैं काफी वीडियोस देख चुका हूं। ये एकदम ढीला है, एकदम मीठा है। फोटोज में भी क्लियर दिख रहा है कि ये लौंडा है ही नहीं, ये मीठा है, डबल ढोल की है। तो इसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। राजू हिरानी साहब, आप जीनियस डायरेक्टर हो, मैं आपको जीनियस मानता हूं, तो भाई साहब बेटे को डायरेक्टर बनाइए ना। हीरो क्यों बनाना चाहते हो? जब आपको पता है कि आपके बेटे में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का, तो जबरदस्ती उसको हीरो क्यों बनाना चाहते हो? भाई साहब ये तो बताओ। 2 हफ्ते पहले अहमद खान की वाहियात फिल्म रिलीज हुई थी वेलकम 3, जो बहुत बड़ी डिसास्टर हो चुकी है। बहुत सारे पेड मीडिया वाले इस फिल्म को हिट बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको पैसे मिले हैं, तो पैसे उनको देकर आप कुछ भी कहलवा सकते हैं। इस फिल्म ने पहले वीक में बिजनेस किया था 77 CR का, दूसरे वीक में बिजनेस किया 24 CR का, और तीसरे वीक में यह फिल्म बिजनेस करेगी सिर्फ 5 CR का। यह इस बात का सबूत है कि यह फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर है। अगर किसी फिल्म ने पहले वीक में 77 CR का बिजनेस किया है, तो उस फिल्म को सेकंड वीक में कम से कम 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करना चाहिए। 40 का तो करना ही चाहिए, लेकिन इस फिल्म ने सेकंड वीक में बिजनेस किया सिर्फ 24 CR का, और तीसरे वीक में इस फिल्म ने सिर्फ 5 CR का बिजनेस किया, 77 CR से 5 CR। यह इस बात का सबूत है कि इस फिल्म को पब्लिक ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। एक्चुअली पहले हफ्ते में निर्माताओं ने मीडिया वालों को खूब पैसा खिलाया, उन सब ने खूब वाहवाही की, सब ने हाय हुल्ला कर दिया, फिल्म हिट है, सुपर हिट है। उस वजह से पब्लिक बेवकूफ बन गई, पब्लिक इस फिल्म को देखने चली गई। लेकिन जिसने भी इस फिल्म को देखा, उसने बाहर निकलकर सबको कह दिया कि इस फिल्म को नहीं देखना, ये वाहियात किस्म की फिल्म है। और यही वजह है कि फिल्म दूसरे हफ्ते में धड़ाम से गिर गई, सर्वाइव नहीं की, और तीसरे हफ्ते में तो खत्म ही हो गई। लेकिन अहमद भाई अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। अहमद भाई ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि शाहिद कपूर और अहमद खान बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त, कमाल करते हो अहमद भाई। अहमद भाई, आप मुंबई के लड़के हो, शाहिद कपूर दिल्ली का लड़का है, उसका बचपन दिल्ली में कटा है, आपका मुंबई में कटा है। आप बचपन के दोस्त कैसे हुए भाई? एक्चुअली हकीकत यह है कि अहमद खान बॉलीवुड का नंबर 1 कोरियोग्राफर है और बहुत वक्त से है। और किसी जमाने में शाहिद कपूर अहमद खान का डांसर हुआ करता था। जो हीरो के पीछे कुछ लड़के डांस करते हैं ना, उनमें से एक शाहिद कपूर हुआ करता था। ये शाहिद और अहमद की दोस्ती है, बिल्कुल सही है। और शाहिद की किस्मत अच्छी थी, शाहिद हीरो बन गया। उसके बाद शाहिद ने बेचारे ने अहमद की 2 फिल्में की, दोनों की दोनों डिसास्टर रही। शाहिद भाई को पता चल गया कि अहमद खान को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, अहमद खान को फिल्म बनाने का कोई अता पता नहीं है। यही वजह है कि अब ना जाने कितने सालों से शाहिद ने अहमद की कहानी भी नहीं सुनी। फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अहमद ये बता रहा है कि नहीं नहीं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, बहुत कमाल के दोस्त हैं, आने वाले वक्त में शाहिद कपूर मेरी फिल्म जरूर करेगा। ना 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 अहमद भाई, ऐसा नहीं हो सकता।
शाहिद को अच्छी तरह पता है कि आपको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। शाहिद इतना बड़ा पागल नहीं है कि वह आपकी फिल्म करेगा। ये आप सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहे हो, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बात को समझिए आप भाई। सन्नी देओल अक्षय खन्ना की फिल्म इक्का नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा है, मैंने अब तक नहीं देखा लेकिन देखूंगा जरूर। लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है उनका कहना यह है कि ये फिल्म अच्छी फिल्म है और इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन मैं देखूंगा जरूर। जब अपने जमाने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मौसमी जी से कपिल शर्मा ने पूछा कि ऐसा कौन सा हीरो था जिसको डायलॉग्स याद नहीं रहते थे, तो मौसमी ने कहा था कि राजेश खन्ना साहब वो हीरो था जिसको डायलॉग्स याद नहीं रहते थे। यही वजह है कि बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स तख्ती पर डायलॉग्स लिखकर यहां वहां बैठे रहते थे, लेटे रहते थे। राजेश खन्ना साहब जहां भी देखते थे वहीं डायलॉग्स दिखते थे और उनको देखकर ही राजेश खन्ना साहब वो डायलॉग्स पढ़ता था। कौन सा आपका को स्टार था जिसको डायलॉग्स जल्दी याद नहीं होते थे? राजेश खन्ना। उनको याद नहीं होते थे ना, उनको तो स्लेट लगा के ना डायलॉग लिखा के ऐसे असिस्टेंट पकड़ के रखता था। फिर उस टाइम जाता दूसरा असिस्टेंट पकड़ के रखता था, वो ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, फिर भूल जाएंगे फिर। और किस्मत का खेल देखिए कि आज की तारीख में अक्षय कुमार के बारे में भी यही कहा जाता है कि अक्षय कुमार कोई भी डायलॉग याद नहीं करता, बल्कि अक्षय के चारों तरफ डायलॉग्स लिखे रहते हैं। उसकी नजर जहां भी जाती है वहीं डायलॉग होता है, उसको देखकर ही वो पढ़ता है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें इत्तेफाक क्या है? इत्तेफाक ये है कि राजेश खन्ना साहब का जवाई है अक्षय कुमार, दामाद है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने राजेश खन्ना साहब की बेटी ट्विंकल से शादी की है। यानी कि एक जमाना वो था जब ससुर जी डायलॉग्स याद नहीं किया करते थे और आज का जमाना वो है जब दामाद जी डायलॉग्स याद नहीं करते। समझ रहे हो? आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में अनुपम खेर बहुत बड़ा देशभक्त बन गया है। कुछ ना कुछ ऐसी बात करता रहता है जिससे न्यूज में बना रहता है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। जब एक पत्रकार ने अनुपम खेर से पूछा कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके बारे में आप क्या कहोगे, तो अनुपम खेर ने एक लंबा सा भाषण दे दिया। अनुपम खेर ने कहा कि यह चोरी कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं है, छोटी मोटी चोरी है। चोरी तो वो बहुत बड़ी थी जब मुगलों ने देश को लूट लिया था और देश को लूटकर सारा माल यहां से ले गए थे। और ये बहुत बड़ा झूठ है, मतलब ये एक ऐसा झूठ है जिसके ना सर है ना पैर है। लूट मची थी जब यहाँ से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे। एक्चुअली जो मुगल्स थे उनके दादा परदादा बाहर से जरूर आए थे, लेकिन जो मुगल्स थे वो यहीं पैदा हुए थे, यहीं उन्होंने राज किया और यहीं वो मर गए। तो जाहिर सी बात है वो देश छोड़कर तो गए ही नहीं। तो देश को लूटकर वो कहां लेकर जाते जब देश ही उनका यही था, कोई और देश तो उनका था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा सफेद झूठ है। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि कोई कितना भी बड़ा झूठा हो, कितना भी झूठ बोलता हो, लेकिन अगर वो ये साबित कर देता है कि भाई वो देशभक्त है तो जनता उसे माफ कर देती है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के बारे में काफी जमाने पहले कुछ कहा था, आप जरा सुन लीजिए। Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FDI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. यानी कि नसीर साहब ने अनुपम खेर को बहुत जमाने पहले ही पहचान लिया था। मैं आपको ये बता दूं कि एक वक्त वो भी था जब अनुपम खेर कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर था। फिर वो वक्त भी आया था जब केजरीवाल का बहुत बड़ा सपोर्टर था। लेकिन अब उन दोनों से नफरत करता है, उनको गालियां देता है, क्योंकि उसका फायदा उसमें है। तो अनुपम खेर साहब वही करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है। गोविंदा की पत्नी सुनीता काफी वक्त से गोविंदा को गालियां देती आ रही है पब्लिसिटी के लिए। फाइनली सुनीता एक शो में गई थी, वहां से बहुत ज्यादा परेशान होकर वो बाहर निकली। और अच्छी बात यह है कि बाहर निकलने के बाद उसने गोविंदा की तारीफ की। उसने कहा कि गोविंदा मुझे जो भी काम करने से मना करता है मैं उसकी बात नहीं मानती और फिर मैं फंस जाती हूं। गोविंदा ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी पोस्ट की जिसमें पूरा परिवार साथ है, यानी कि पत्नी और बच्चों के साथ गोविंदा खड़ा है। मैं इस बात के लिए गोविंदा की तारीफ करता हूं कि उसकी पत्नी ने उसके बारे में कुछ भी कहा हो, आज तक कभी भी गोविंदा ने अपनी पत्नी के बारे में गलत नहीं कहा। आज तक कभी भी गोविंदा ने पत्नी और बच्चों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही जिसको सोचकर उसको पछतावा हो। यह एक अच्छे पति और पिता की निशानी है।
वो अपनी फैमिली को हमेशा संभाल कर चलता है, वो अपनी फैमिली को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। तो गोविंदा को मैं इस बात के लिए सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि अब सुनीता जी को ये समझ में आ गया होगा कि गोविंदा एक बुरा इंसान नहीं है, बल्कि अच्छा पति है, अच्छा पिता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में सुनीता जी कभी भी गोविंदा के बारे में कुछ गलत बात नहीं कहेगी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कौन सी फिल्म हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले महीनों में जितनी फिल्में भी रिलीज हुई हैं वो सब की सब डिसास्टर हो गई है। एल्फा सुपर डुपर डिसास्टर, कॉकटेल 2 सुपर डुपर डिसास्टर, वेलकम 3 सुपर डुपर डिसास्टर, भूत बंगला हिट रही है। धमाल 4 एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है, थिएटर्स में इस वक्त चल रही है। आज मंडे है, देखने वाली बात यह होगी कि आज फिल्म सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। अगर मंडे को अच्छा बिजनेस किया तो इसका मतलब फिल्म हिट हो जाएगी, और नहीं तो फिल्म बहुत बड़ी डिसास्टर हो जाएगी। और मेरे ख्याल में फिल्म का डिसास्टर होना तय है, क्योंकि फिल्म का बजट है तकरीबन 200 करोड़ रुपए। फिल्म के बहुत सारे निर्माता हैं, भूषण कुमार भी अपना बहुत बड़ा कट रखता है, और अजय देवगन भी कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए फीस लेता है। तो अगर ये फिल्म 200 करोड़ रुपए से कम का थिएट्रिकल बिजनेस करती है तो ये फिल्म सुपर फ्लॉप है, क्योंकि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ये यकीन है कि ये फिल्म 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी थिएटर्स में। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं भाई साहब, जब किसी को यही नहीं पता था कि फिल्म की कहानी क्या है तो एक्टिंग क्या करता, जब किसी को यही नहीं पता था कि उसका रोल क्या है तो एक्टिंग क्या करता। सभी एक्टरों को अच्छी तरह पता था कि इस फिल्म का हर सीन वाहियात है, घटिया है, चुतियापा है, तो जो डायरेक्टर कहता है करते जाओ। मेरे ख्याल में फिल्म में सबसे छोटा रोल है अजय देवगन का। अजय देवगन आता है, चला जाता है, फिर आधे घंटे के बाद वापसी आता है, फिर चला जाता है, तो उसकी एक्टिंग के बारे में क्या कहोगे। और अजय ने तो जिस दिन से एक्टिंग करनी शुरू की आज तक एक ही तरह की एक्टिंग करता आ रहा है, तो उसकी एक्टिंग के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। जावेद जाफरी और बटले अरशद को झेलना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है उनकी एक्टिंग के बारे में आप क्या कहोगे। संजय मिश्रा पिछले 40 साल से एक ही तरह की एक्टिंग करता आ रहा है। रितेश बहुत ज्यादा लाउड है, हर सीन में बहुत चिल्ला रहा है। डायरेक्टर ने जो उससे करने को कहा उसने बेचारे ने किया, तो उसकी एक्टिंग के बारे में आप क्या कहोगे। जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको किसी को देखना ही नहीं है। अरशद के अपोजिट रखा गया है संजीदा को, जो एक बच्चे की अम्मा है। अब बुढ़ापे में उसको हीरोइन का रोल दिया गया है। एक्चुअली जब वो कभी बहुत सुंदर लड़की हुआ करती थी उस वक्त उसने फिल्में करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मुझे तो प्यार हो गया, मैं तो शादी कर रही हूं। शादी कर ली थी, डिवोर्स हो गया, एक बच्चे की अम्मा है, तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में हर फिल्म में आपको वो नजर आ जाती है। क्यों नजर आती है ये तो आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसकी एक्टिंग को आप ये कहो कि यार बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। सभी ने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है, वाहियात एक्टिंग की है। कुल मिलाकर यह फिल्म कॉमेडी के नाम पर फुल टाइम चुतियापा है, फूहड़पन है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। यह फिल्म घटिया है, वाहियात है, यह अलग बात है, लेकिन यह फिल्म आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, आपकी सोचने समझने की ताकत को छीन लेती है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको सरदर्द की दवाई खानी पड़ेगी, कम से कम 4 घंटे सोना पड़ेगा नॉर्मल होने के लिए। यह फिल्म एक ऐसा टॉर्चर है कि अगर इस फिल्म को राजपाल यादव को 3-4 बार दिखा दिया जाए तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि जिसके पैसे भी है वो मुझसे ले जाओ, लेकिन मैं इस फिल्म को एक बार और नहीं देख सकता। इस फिल्म को देखने के बाद फिल्म मेकिंग से आपका भरोसा उठ जाएगा। आप अपने आप से पूछोगे कि ऐसी चूतिया फिल्म कोई कैसे बना सकता है, ऐसी चूतिया फिल्म बॉलीवुड में बन ही कैसे सकती है। कहने का मतलब यह है कि एक बहुत ही वाहियात घटिया किस्म की फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको आपको फ्री में भी नहीं देखना चाहिए। अगर फ्री का टिकट मिलता है, फ्री कोल्ड ड्रिंक मिलता है, फ्री समोसा मिलता है, तब भी नहीं देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 0 स्टार, क्योंकि 150 करोड़ रुपए बर्बाद करके अगर ऐसी फिल्म बनाई गई है तो उसको कोई भी रेटिंग नहीं दी जा सकती, और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 0। यह फिल्म कुछ भी बिजनेस कर ले, लेकिन यह एक वाहियात फिल्म है और वाहियात फिल्म ही रहेगी। आप में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि भाई मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ता। एक्चुअली कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं। सूरज एसके का कहना है, बहुत बेसब्री से आपके हर एपिसोड का इंतज़ार रहता है भाई, जल्दी रिलीज़ किया करो। थैंक यू भाई साहब। नीरज सिंह का कहना है, कियारा का पति करण जौहर का दोस्त था, कियारा का तो बनता है थोड़ा बहुत। समझ गए आपकी बात भाई साहब, सही जा रहे हो आप। रेट्रो सन्नी का कहना है, केआर के भाई सलाम है आपके साहस को और निडरता को, और हाँ शुक्रिया, आप हमेशा सच बोलते हो।
आजकल तो हर जगह झूठ और सिर्फ झूठ परोसा जाता है। थैंक यू भाई साहब। सिद्धार्थ शर्मा का कहना है ईगरली वेटिंग फॉर 200 एपिसोड ऑफ पोल खोल। KRK सर, यू हैव एंटरटेन्ड एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, यू रॉक। थैंक यू भाई साहब। मयान कमालानी का कहना है KRK योर वीडियोस कमाल के होते हैं ब्रो, कीप इट अप, गुड वर्क। थैंक यू भाई साहब। यश सुतार का कहना है KRK जी, आपकी वीडियो देख के दिल मोर की तरह नाचने लगता है, खुश हो जाता हूँ। थैंक यू भाई साहब। आलोक गिरी का कहना है अक्षय कुमार दिमाग से पैदल है, जब कोई किसी को हद से ज़्यादा पसंद करता है वो गलत भी करे उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। अक्षय कुमार मोदी जी को पसंद करते हैं, गलत भी करे तो अक्षय को अच्छा ही लगेगा। भाई साहब, मैं तो ये नहीं कह सकता कि आपने सही कहा है या गलत कहा है, लेकिन जो कुछ भी आपने कहा है ये आपकी मर्जी है। सूर्या रोहिणी का कहना है रणबीर की तमाशा मूवी री रिलीज़ हो सकती है क्या भाई? मुझे नहीं पता भाई, निर्माता निर्देशक से पूछ लीजिए। आरिफ अंसारी का कहना है KRK सर, फुल मज़ा आता है आपकी वीडियोस देखकर। थैंक यू भाई, शुक्रिया। दीपेन सोलंकी का कहना है राम कपूर गेंडा प्ले बॉय, व्हाट ए जोक। भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ। थैंक यू। हर्षवर्धन राणे की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है सिला, जिसको प्रोड्यूस कर रहा है जी, और तकरीबन 10 बाहर के प्रोड्यूसर हैं, मिल करके ये सब लोग इस फिल्म को बना रहे हैं। जी ने इस फिल्म को बनाने के लिए डील की थी कि 15 करोड़ जी लगाएगा, 15 करोड़ ये 10 प्रोड्यूसर लगाएंगे, यानी कि 30 करोड़ का बजट था। फिल्म की तकरीबन 90% शूटिंग खत्म हो गई है, 10% बाकी है। जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उमंग कुमार, उसको 10 करोड़ रुपए और चाहिए फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जी ने पैसा देने से मना कर दिया है। जी का कहना यह है कि भाई हमने कहा था कि हम 15 करोड़ रुपए लगाएंगे, हमने 15 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं, अब आगे हम एक पैसा भी नहीं देंगे। आपको ये फिल्म कंप्लीट करनी पड़ेगी, कंप्लीट करके हमें देनी पड़ेगी रिलीज करने के लिए। अगर आप इस फिल्म को कंप्लीट नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे और फिर हम आपसे 15 करोड़ भी वसूल करेंगे और इंटरेस्ट वसूल भी करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जो बाहर के 10 निर्माता हैं वो 10 करोड़ रुपए और लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है कि 10 निर्माता और 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी कि सबको 1-1 करोड़ रुपया खर्चा करना है। और ये सब भाई साहब ऐसे हैं कि 1 लाख भी इनके पास नहीं है तो 1 करोड़ कहां से आएगा। अच्छा, हर्षवर्धन की इसी फिल्म के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो हर्ष की बाकी फिल्में हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम है। एकता कपूर ने कई महीनों पहले हर्ष को एक फिल्म के लिए साइन किया था जिसका नाम है शूट आउट एट दुबई, यानी कि ये फिल्म एक गैंगस्टर की कहानी पर आधारित है। जब एकता ने हर्ष को साइन किया था तो ना तो एकता के पास कहानी थी ना डायरेक्टर था। एकता ने संजय गुप्ता से कहा था कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करे और संजय ने मना कर दिया था, क्योंकि एकता इस फिल्म को अपने हिसाब से बनाना चाहती है, डायरेक्टर के हिसाब से नहीं। यही वजह है कि बॉलीवुड के सभी डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तो फाइनली एकता ने एक नए डायरेक्टर को साइन किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। और एकता ने नया डायरेक्टर इसलिए लिया है कि अब एकता जो भी कहेगी डायरेक्टर मानेगा। एकता जिस तरह से भी इस फिल्म को बनाना चाहती है डायरेक्टर उसी तरह से बनाएगा। अब क्योंकि डायरेक्टर आ गया है, प्रोड्यूसर आ गया है, हीरो आ गया है, तो अब इस फिल्म की कहानी लिखी जा रही है। रजत अरोरा इस फिल्म की कहानी को लिख रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के वक्त में गैंगस्टर की कहानी पर फिल्म चल सकती है क्या। हर्ष फोर्स 3 भी कर रहा है जॉन अब्राहम के साथ, और उस फिल्म की कहानी वही है जो अल्फा की थी, वार 2 की थी। यानी कि जो कहानी फोर्स 3 की है वो अब तक तकरीबन 15-20 फिल्मों में आ चुकी है। जॉन खुद ही ऐसी कहानी पर पहले फिल्में बना चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, उस फिल्म के चलने के कोई भी चांस नहीं है। मुंबई पुलिस में एक बहुत ही फेमस ऑफिसर रहा है दया नायक। दया पे कुछ ऐसे इल्जाम लगे थे जो बहुत सीरियस थे, उसी की वजह से दया की नौकरी चली गई थी, दया को जेल में भी रहना पड़ा था। और दया की कहानी पर राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना चुका है अब तक 56, जिसका हीरो था नाना पाटेकर। फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी, लेकिन अब फिर से राम गोपाल वर्मा एक और फिल्म बनाना चाहता है दया की कहानी पर। और राम गोपाल वर्मा की उस फिल्म में दया का रोल निभाने वाला है हर्षवर्धन राणे। तो हर्षवर्धन की आने वाली ये 4 फिल्में हैं, सिला, फोर्स 3, शूट आउट एट दुबई और दया नायक की बायोग्राफी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये चारों फिल्में रिलीज होंगी तो इनमें से कोई एक फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। अगर इनमें से कोई एक फिल्म भी चल गई तो इसका मतलब यह है कि हर्ष को आगे फिल्में मिल जाएंगी, और अगर 4 की 4 फ्लॉप हो गई तो फिर हर्ष का कैरियर इन्हीं फिल्मों के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा।
दोस्तों अगर आज का एपिसोड आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।